यहाँ उपस्थित हमारे जितने भी कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और प्लस सबसे खास आज इस समारोह में हमारे साथ जो जवाहर बाल मंच के छोटे छोटे बच्चे आए हैं, मैं उनको भी प्रणाम करना चाहूंगा और उन लोगों के लिए जोरदार तालियां। आज भारत को संविधान को स्वीकार करके आज पूरा 75 साल पूरा हो चुका है। जब 1947 में भारत देश को आजादी मिला तब अंबेडकर जी को ये जिम्मेवारी दी गई थी कि संविधान की रचना आपको करना है, और इस संविधान को इतने खूबसूरत तरीके से अंबेडकर जी ने रचा कि इसमें सभी वर्गों के लोगों को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया। उनको सभी को समान अधिकार दिया गया था। और इसी में उसी संविधान में राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी बातें भी लिखी गई थी। संविधान की परिभाषा अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि संविधान कानून और सिद्धांतों का एक ऐसा समूह है जिसमें किसी भी संगठन को, किसी भी व्यक्ति को एक ऐसा बुनियादी, एक मौलिक, एक ऐसा अधिकार दिया जाता है जिसमें उसकी शक्तियों का बखान किया जाता है, जिसमें वो क्या प्रतिक्रिया देगा किसी भी चीज के ऊपर, उस प्रतिक्रियाओं का बखान किया जाता है, उसके कर्तव्यों का बखान किया जाता है। तो इसी संविधान को जब हम सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे तो उसी संविधान के पहले पन्नों पे आप देखोगे एक प्रियम्बल दिया जाता है, जो कि ये प्रोग्राम शुरू होने के पहले हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दीक्षा जी ने हम सबको प्रियम्बल आज पढ़ाया। तो वो प्रियम्बल को अगर आप सरल शब्दों में पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको पूरा संविधान समझ में आ जाएगा। किसी भी देश में जब हम व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं तो संविधान को बुनियादी मूल भाव में रखा जाता है, और संविधान को मूल भाव में लाने के लिए हर संगठन को एक कानून बनाया जाता है। संगठन जो कानून बनाता है उसी कानून के आधार पर हम ये तय करते हैं कि जो कार्य हम कर रहे हैं, जो कार्य हमारे सामने हो रहा है, वो सही है या वो गलत है। हम सब जानते हैं कि पुराने भारत में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। जो राजा महाराजा थे वो अपने हिसाब से अपने राज्य को चलाते थे, और उनको राज्य चलाने के लिए अब कुछ नियम बनाए जाते थे जो हम आज के डेट में उसको कानून कहते हैं। तो जब अंग्रेज भारत देश में आए तो अंग्रेजों ने सारे जितने भी छोटे छोटे देश थे उन सभी को इकट्ठा किया, और उसके बाद में सारे कानून का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि न्याय मिले। तो जब न्याय की बात होती है तो इस अलग देश में अलग तरीके से कानून, इस देश में अलग तरीके का कानून। तो अंग्रेजों ने सारे कानून का कोडिफिकेशन किया और सबको मिला के इंडियन पीनल कोड 1860 में उन्होंने फाइनल ड्राफ्टिंग किया इंडियन पीनल कोड का, जो कि हमारे देश को आजादी मिलने के बाद हमने उसको लागू किया। ये इंडियन पीनल कोड क्या है? ये इंडियन पीनल कोड में जितने भी प्रकार के अपराध हैं वो सभी अपराध का बखान किया गया है, और ये इंडियन पीनल कोड किस प्रकार से काम करेगा, व्यवस्था किस प्रकार से होगी, जांच किस प्रकार से होगा, उसको सपोर्ट करने के लिए CRPC लॉ लाया गया, जिसको हम कहते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये 1862 में बनाया गया था, जिसको रिवाइज करके हमारे भारत में 1974 में इंप्लीमेंट किया गया। ठीक उसी प्रकार जब कोई क्राइम होता है, जब कोई गलत चीज होता है, तो उसमें कोर्ट में आपको प्रोसीजर के समय में, आपको कार्रवाई के समय में सबूत जमा करना होता है। तो कौन सा सबूत सही है, कौन सा सबूत गलत है, इसके लिए इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया गया था, जिसका ड्राफ्टिंग सन 1872 में हुआ था, 1872, लेकिन उसको रिवाइज करके भारत सरकार द्वारा जो है इंप्लीमेंट किया गया 1976 में। अब ये सब तो ठीक है, इंडियन पीनल कोड था, CRPC था, इंडियन एविडेंस एक्ट था, लेकिन आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो जितने भी कानून हैं, ये सारे के सारे कानून को आज नाम बदलकर उसको नया नाम दिया गया है, जो जुलाई 1 तारीख 2024 से भारत सरकार ने इंप्लीमेंट किया है। उसका नया नाम है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देखिए, ये सारे कानून का नाम तो आपने बदल दिया, बस एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैं कुछ बातें करना चाहूंगा। अभी ये BNS जो है, भारतीय न्याय संहिता है, उसमें कानून है
व्यक्ति जो किसी भी महिला के साथ में, क्योंकि आप लोग सब महिला हो इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस कानून पे मैं बातें करूं, कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के साथ में अगर वादा करके शादी नहीं करता है या किसी भी प्रकार का दुष्कर्म करता है तो उसको रेप का कैटेगरी में डाला जाता है, बलात्कार के कैटेगरी में डाला जाता है, जो कि कानूनन तरीके से गलत है और उसमें सजा का भी प्रावधान दिया गया है। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि ये गलत काम कौन करता है। आज आए दिन हम न्यूज में देखते हैं कि सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ में दुष्कर्म करने वाला, अगर आप उसका बैकग्राउंड चेक करोगे तो भारतीय जनता पार्टी का नेता निकलता है। केवल आप कानून बना दोगे महिलाओं को आगे लेके जाने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा अगर आप सचमुच चाहते हो तो महिलाओं को सबसे पहले इज्जत देना सीखो। भारत का सीएनएस में एक और कानून लाया, बहुत बड़ा ही हास्य कानून है, सेक्शन 152। उसमें ये कहा जाता है कि कोई भी प्रकार का व्यक्ति अगर किसी भी मंच से भारत की एकता और अखंडता को भंग करने का के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का अगर कोई भी स्टेटमेंट या बयानबाजी करेगा तो वो कानूनन तरीके से गलत है। लेकिन इस मंच से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज इस देश में सबसे ज्यादा भड़काऊ भाषण धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अमीर और गरीब के नाम पर कौन देता है? ये कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं। तो केवल कानून अगर आप बना दोगे तो इससे काम चलने वाला बिल्कुल नहीं है। आज सवाल सबके सामने ये उठता है कि संविधान 26 नवंबर को हमने अपनाया था, आज इसको हम मना भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सचमुच हम, आप और ये भारत के देश के जितने भी लोग हैं संविधान का पालन करते हैं? क्या इससे संविधान सुरक्षित है? जब किसान रास्ते पे बैठकर अपना अधिकार मांगता है, जब वो बोलता है कि मुझे एमएसपी दे दो, बीजेपी सरकार से मांग करता है कि मुझे अपना पसीने का, मुझे अपना मेहनत का मूल भाव दे दो, तो जब उनको नहीं मिलता है तो क्या इससे संविधान सुरक्षित हो जाता है? जब हमारी बहनें जिनके साथ दुष्कर्म होता है, जब वो न्याय मांगते मांगते उसको 10 साल, 20 साल, 15 साल हो जाता है, और कुछ इस प्रकार होता है कि जब बीजेपी के नेता उनके साथ दुष्कर्म करती है, उनका एफआईआर तक दर्ज नहीं किया जाता है, क्या केवल कानून बना देने से संविधान सुरक्षित हो जाएगा? ये बड़ी शर्म की बात है। जब करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए जब अडानी और अंबानी लूट कर इस देश से लूट कर बाहर चले जाते हैं, तो जब उसमें केवल कानून में जब प्रावधान दिया जाता है कि किसी भी प्रकार से अगर आप पैसे मैल प्रैक्टिस करोगे तो उसमें सजा होगी, लेकिन जब आपके नाक के नीचे से अंबानी और अडानी लाखों करोड़ों रुपए का स्कैम कर देती है, तो क्या सचमुच देश का संविधान सुरक्षित है या नहीं? ये फैसला तो हम लोगों को करना है अभी, ठीक है। लेकिन जब हमारे नेता राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में संविधान अपने हाथ में पकड़कर हम लोगों को ये कहते हैं कि डरो मत, तब मेरे जैसे एक कांग्रेसी, मेरे जैसा राहुल गांधी के सिपाही के सीने में जो जोश और हिम्मत आता है ना, मैं आपको उसको वो बता नहीं सकता। और मैं यही चाहता हूँ कि आज इस मंच से हम सभी ये सौगंध लें कि संविधान की सुरक्षा करने के लिए हमसे जब जो बन पड़ेगा वो करेंगे। और इसीलिए हमारे नेता जब कहते हैं कि डरो मत, मैं उसी डरो मत के लिए एक 4 पंक्तियां मैं आप सबके सामने कहना चाहूंगा कि अगर खिलाफ होते हैं तो हो जाने दो, ये सब धुआं है, ये आसमान थोड़ी है, अगर लगेगी आग तो आएंगी कई घर सदमे, यहाँ केवल हमारा मकान थोड़ी है, जो हमारे मुख से निकले वही सदाकत है, हमारी मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। माना कि दुश्मन भी कम नहीं है, लेकिन हमारी तरह हथेली पर जान थोड़ी है। जो आज साहिब में मनसद है, खासकर मोदी जी और बीजेपी सरकार से मैं कहना चाहूंगा, जो आज साहिब में मनसद है वो कल नहीं होंगे। मोदी जी समझते हैं कि वो उस देश के राजा हैं, वो जो मन चाहे वही करेंगे, डिक्टेटरशिप चला रहे, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का गला घोटकर। तो मैं मोदी जी से यह कहना चाहूंगा कि जो आज साहिब में मसनद है वो कल नहीं होंगे। किराएदार हैं हम, किसी का जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है इस देश को बनाने में, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ये खासकर ये अधिकार हम लोगों को संविधान ने दिया है कि ये देश सबका है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, सबका बराबर है। सभी का खून शामिल है इस देश को बनाने में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, जय संविधान।